Hello everyone. We are reading the chapter number 10 of history for class 7th और हम फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं और ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। वी हैव ऑलरेडी रेड दैट कि अभी तक इंडिया में क्या हो रहा था। 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम और 18th सेंचुरी में जो मुग़ल एम्पायर थी वो डिक्लाइन कर रही थी धीरे धीरे, और किस तरह से वो मुग़ल एम्पायर जो पूरे इंडिया पर अपना ऑलमोस्ट कंट्रोल कर बैठी थी, किस तरह से वो डिक्लाइन हुई और कैसे अलग अलग प्रोविंसेस, अलग अलग जो स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट होने लगे। तो उन्हीं में से हम ओल्ड मुग़ल प्रोविंसेस के स्टेट्स 3 पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं मुग़ल एम्पायर के, और ये कैसे अलग हुए, ये कैसे इंडिपेंडेंट बन गए उस टाइम, वो हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेट जो है वो हैदराबाद है। तो हैदराबाद के बारे में रीड करते हैं, आइए। निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट, वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स एट द कोर्ट ऑफ मुग़ल एम्परर फारूक सियार। तो उस टाइम मुग़ल एम्परर थे फारूक सियार और उनके दरबार का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर था निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ। तो और ये निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ जो थे ये फाउंडर थे हैदराबाद के। इन्होंने बाद में हैदराबाद स्टेट को के फाउंडर बने ये, और ये मोस्ट पावरफुल मेंबर थे एम्परर फारूक सियार की कोर्ट के, जो कि एक मुग़ल एम्परर का नाम है। He was entrusted the first of the governorship of Awadh and later given the charge of the Deccan। पहले इनको मुग़ल एम्परर के द्वारा अवध का गवर्नर बनाया गया, गवर्नरशिप दी गई अवध की, और बाद में इनको डेक्कन का चार्ज दिया गया, यानी दक्षिण की तरफ इनको चार्ज दे दिया गया बाय द मुग़ल अथॉरिटीज़। As a Mughal governor of the Deccan provinces during the 1720 to 22, Asaf Jah had already gained control over the political and financial administration। तो आसफ जहाँ शुरू से ही उन्होंने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया था पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर, क्योंकि इन्हें बाद में क्या करना था, इन्होंने बाद में अपना एक अलग स्टेट इन्होंने सोच लिया था कि मुझे बनाना है। तो इन्होंने पहले ही पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। टेकिंग सब्सिक्वेंट एडवांटेज ऑफ द टर्मोइल in the Deccan and competition amongst the court nobility, he gathered power in his hands and became actual ruler of that region। तो इन्होंने धीरे धीरे जो है अपनी पावर इकट्ठी की और सारी शक्तियाँ अपने हाथ में लेते हुए ये एक्चुअल रूलर बन बैठे इस रीजन के। और किस रीजन के रूलर थे ये? हैदराबाद के, और इनको फाउंडर ऑफ हैदराबाद भी कहा जाता है। Asaf Jah brought skilled soldier and administrator from the northern India and who welcomed the new opportunities in the south। तो ये जो है अपने राज्य में नॉर्दर्न इंडिया से बहुत ही स्किल्ड सोल्जर्स लाए, यानी बहुत ही ट्रेंड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर लाए, यानी अपने ही अधिकारी इन्होंने अपॉइंट किए, अपने ही सोल्जर्स इन्होंने वहाँ पर रखे ही, अपॉइंटेड मनसबदार्स एंड ग्रांटेड जागीर। और इन्होंने क्या किया, हैदराबाद में इन्होंने अपॉइंट किया मनसबदार्स को और उनको क्या दे दी, जागीर्स दे दी, यानी अलग अलग लैंड दे दी उनको, किनको, मनसबदार्स को। ऑल्दो ही वॉज स्टिल अ सर्वेंट ऑफ द मुग़ल एम्परर, लेकिन इतनी सब पावर होने के बाद भी अभी भी ये मुग़ल एम्परर के एक सर्वेंट ही थे। ही रूल्ड क्वाइट इंडिपेंडेंटली विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम द दिल्ली और फेसिंग एनी इंटरफेरेंस। तो पहले भी जब ये अपनी प्रोविंस को संभाल रहे थे तब भी ये इंडिपेंडेंटली ही रूल कर रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। ये मुग़ल एम्परर्स के से ज़्यादा कुछ पूछते नहीं थे, दिल्ली से डायरेक्शंस लेते नहीं थे। तो ये जो है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ये काम कर रहे थे। द मुग़ल एम्परर merely confirmed the decision already taken by निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ। तो क्योंकि ये रूलर के करीब थे फारूक सियार के, तो ये जो है डिसीजन अपने आप ही ले लेते थे। अभी दिल्ली से कंफर्मेशन नहीं आता था, लेकिन उससे पहले ही ये डिसीजन ले चुके होते थे। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज कॉन्स्टेंटली एंगेज इन द स्ट्रगल अगेंस्ट मराठा टू द वेस्ट। तो हैदराबाद का जो स्टेट है उसने कॉन्स्टेंटली क्या किया है, स्ट्रगल की है, यानी युद्ध किए हैं काफ़ी बार मराठास के साथ, विद द इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ नायक्स ऑफ द प्लेटो। तो नायक के साथ, नायक्स जो हैं वो चीफ वॉरियर थे तेलुगु के।
तो उनके साथ मिलकर इन्होंने बहुत बार मराठास के साथ युद्ध किए हैं. द एम्बिशन ऑफ द निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट. और इनका जो मेन एम था ऐसा युद्ध करने का वो क्या था कि कोरोमंडल कोस्ट पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि कोरोमंडल कोस्ट पर बहुत ही फाइन क्वालिटी का टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता था. In the east were checked by the British, who were becoming the increasingly powerful in this region, in that region. तो अब जो है वहाँ पर किसका कंट्रोल हो गया था, ब्रिटिशर्स का, कोरोमंडल कोस्ट पे. तो इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ पाए. उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड प्रोविंस की, जो है अवध. जो अवध के जो सूबेदार थे वो कौन थे, बुरहानुल मुल्क सादत खां, और यही इसके बाद में फाउंडर भी बने. तो दोबारा से इनका नाम देख लेते हैं. बुरहानुल मुल्क सादत खां वॉज अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ अवध इन 1722 and founded a state which was one of the most important to emerge out of the breakup of Mughal Empire. तो ये जो है इनको सूबेदार बनाया गया था, सूबेदार बनाया गया था अवध का इन 1722. और उसके बाद इन्होंने एक अलग से अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया था, जो कि मुग़ल एम्पायर से बिल्कुल अलग हो गया था. अवध वॉज प्रॉस्परस रीजन. अवध एक बहुत ही प्रॉस्परस रीजन था. नॉर्थ इंडिया से लेकर काफ़ी पार्ट तक ये फैला हुआ था. गंगा प्लेन का जो एरिया था वो उसको अवध बोलते हैं हम. अवध वॉज प्रॉस्परस रीजन कंट्रोलिंग द रिच एल्यूवियल गंगा प्लेन. और इसमें जो सॉयल थी वो बहुत ही फर्टाइल लैंड था, एंड सॉयल बहुत अच्छी थी यहाँ की, एल्यूवियल सॉयल थी. एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल. तो बंगाल से लेकर नॉर्थ इंडिया के जितने जो ट्रेड रूट्स हैं वो इस एरिया से होकर गुजरते थे. बुरहानुल मुल्क ऑल्सो हैड द कंबाइंड ऑफिसर्स सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी. तो ये जो है 3 तरह के ऑफिसर्स संभालते थे अंडर द मुग़ल अथॉरिटीज़. सूबेदारी इनके अंडर थी, दीवानी इनके अंडर थी, दीवानी यानी फाइनेंशियल इश्यूज़, और उसके बाद फौजदारी यानी मिलिट्री ऑफिसर्स भी इनके अंडर थे. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध. तो अवध प्रोविंस के जितने भी पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री अफेयर्स होते थे वो संभाले जाते थे बुरहानुल मुल्क सादत खां के द्वारा. और ये पिक्चर में हम देख सकते हैं इनकी एक इमेज दी हुई है, बुरहानुल मुल्क सादत खां, जो कि सूबेदार थे कहाँ के, अवध के. Burhanul Mulk tried to decrease the Mughal influence in the Awadh region by reducing the number of office holders appointed by Mughals. He also reduced the size of Jagirs and appointed his own loyal servant to the vacant position. इन्होंने क्या किया, मुग़लों का इन्फ्लुएंस अवध में कम करने के लिए, क्योंकि इन्हें अवध को कंट्रोल करना था, तो इसलिए मुग़ल्स का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ़ ऑफिस होल्डर, जितने भी जागीरदार थे उनका नंबर पहले कम किया, यानी बहुतों को हटा दिया उनकी पोस्ट से. और उसके बाद जो अपने लॉयल सर्वेंट्स थे या अपने लॉयल पर्सन्स थे उनको इन्होंने उन पोस्ट पर बिठा दिया. द अकाउंट ऑफ जागीरदार वॉज चेक टू प्रिवेंट चीटिंग and revenues of the district were repressed by the official appointed by the Nawab's court. He seized a number of Rajput jamidaris and agriculturally fertile land of the Afghans of Rohilkhand. तो इसने बहुत सारी राजपूतों की ज़मीनें छीनी, और उसके बाद जो है एग्रीकल्चरी फर्टाइल लैंड थी जो रोहिलखंड के जो अफ़गान थे उनसे भी इसने काफ़ी सारी ज़मीनें जो हैं सीज़ कर ली. द स्टेट डिपेंडेंट ऑन द लोकल बैंकर्स एंड महाजन फॉर लोन्स. तो रेवेन्यू सिस्टम बहुत ही सख्त था इनका. तो क्या किया, वहाँ पर जो बैंकर्स थे और महाजन भी लोन देते थे लोगों को. एंड इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट द टैक्स टू हाईएस्ट बिडर्स यानी जो भी नीलामी होने लगी, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा नीलामी देता था उसी को ही बना दिया जाता था टैक्स कलेक्टर. तो उसके बाद दीज रिवेन्यू फार्मर्स इजारदार, और ये जो थे रिवेन्यू फार्मर्स इजारदार एग्रीड टू पे द स्टेट एट फिक्स सम ऑफ मनी. उसके बाद जो फार्मर्स थे वो इस चीज़ पर एग्री हुए कि वो स्टेट को एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ मनी देंगे एज अ टैक्स. लोकल बैंकर्स गारंटीड द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट ऑफ द स्टेट
In turn of revenue, farmers were given considerable freedom in the assessment and collection of taxes. This developments allowed न्यू सोशल ग्रुप्स लाइक मनी लेंडर्स एंड बैंकर्स टू इन्फ्लुएंस. क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए थे तो इसीलिए ज़मींदारों को और पीजेंट्स को जो है लोन लेना पड़ता था अपने टैक्सेस को पे करने के लिए, और इसीलिए मनी लेंडर्स और बैंकर्स का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ता जा रहा था. अवध में द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू सिस्टम समटाइम्स विच हैड नॉट अकर्ड इन द पास्ट. तो अब जो है रेवेन्यू सिस्टम बिल्कुल चेंज कर दिया था अवध में, और ये जो है पास्ट में कभी नहीं देखा गया था ऐसा रेवेन्यू सिस्टम, अभी तक नहीं आया था जैसा कि अब चल रहा था. उसके बाद हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ मुग़ल एम्पायर, दैट इज़ बंगाल. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू वॉच इट केयरफुली. बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम मुग़ल कंट्रोल अंडर मुर्शिद कुली खां. तो बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम था मुर्शिद कुली खां, एंड हु वाज अपॉइंटेड एज नायब डिप्टी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस. तो उनको नायाब के अंडर जो है गवर्नर, उनको एक एज नायब डिप्टी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, ऑल्दो नेवर अ फॉर्मल सूबेदार. तो ये जो मुर्शिद कुली खां थे ये कभी भी सूबेदार नहीं रहे, जबकि ये एक एज अ कह सकते हैं एज अ डिप्टी थे, एज एक सहायक थे किसके, गवर्नर के. ऑल्दो नेवर फॉर्मल सूबेदार, मुर्शिद कुली खां वेरी क्विकली सीज ऑल द पावर्स एंड वेंट with that office. Like the rulers of Hyderabad and Awadh, he also commanded the revenue administration of the state. तो इन्होंने बड़ी जल्दी ही सारी पावर्स को अपने हाथ में ले लिया, और जो हैदराबाद और अवध के रूलर थे उनकी तरह ही इन्होंने भी पूरी की पूरी जितना रेवेन्यू सिस्टम का जो रेवेन्यू सिस्टम चल रहा था उसको अपने हाथ में ले लिया. तो आप देख सकते हैं कि अवध में भी ऐसे हुआ, बंगाल में भी ऐसे हुआ, हैदराबाद में भी ऐसा ही हुआ. यानी तीनों अगर प्रोविंसेस की बात की जाए तो तीनों प्रोविंसेस में ये चीज़ कॉमन रही है कि इसमें जिन्होंने भी कंट्रोल किया उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को अपने हाथ में सबसे पहले ले लिया था, क्योंकि फाइनेंशियली उनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी था. In an effort to reduce Mughal influence in Bengal, he transferred all the Mughal Jagirdars to Orissa and ordered a major reassessment of the revenue of the Bengal. तो इन्होंने क्या किया, मुग़ल इन्फ्लुएंस को रिड्यूस किया बंगाल में, और जितने भी मुग़ल जागीरदार थे उनको ओडिशा शिफ्ट कर दिया. रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्टिकनेस फ्रॉम ऑल द ज़मींदार्स. तो रेवेन्यू जो है वो बहुत ही स्टिकनेस के साथ कलेक्ट किया जाता था सभी ज़मींदारों से. एज अ रिज़ल्ट मैनी ज़मींदार्स हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक एंड मनी लेंडर. तो ज़मींदारों को क्या करना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था अपना रेवेन्यू चुकाने के लिए. किससे लोन लेते थे वो, बैंकर्स से एंड मनी लेंडर्स से. Those unable to pay were forced to sell their lands to larger ज़मींदार. और जो इस रेवेन्यू को पे नहीं कर पाते थे उनको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ती थी बड़े ज़मींदारों को. The formation of a regional state in the 18th century Bengal therefore led to a considerable change amongst the ज़मींदार. The close connection between the state and bankers noticeable in. तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो रीजनल स्टेट थे 18th सेंचुरी के उनमें भी लगातार जो है चेंज हो रहे थे. ज़मींदारों की जो पोजीशन थी वो चेंज हो रहे थे, और स्टेट और बैंकर्स के जो कनेक्शन थे वो काफ़ी क्लोज थे. तो उसके बाद हम बात करेंगे हैदराबाद एंड अवध एज वेल. क्या हो रहा था, वॉज एविडेंट इन बंगाल अंडर द रूल ऑफ अली वर्दी खान ड्यूरिंग द राइन. द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत शाह बिकम एक्सट्रीमली प्रॉस्परस. तो ऑब्वियसली क्योंकि लोग लोन ले रहे थे तो जितने भी बैंकिंग हाउस थे वो प्रॉस्परस हो रहे थे. तो एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर जगत सेठ के बैंकिंग हाउस का, जो कि एक्सट्रीमली प्रॉस्परस हो गया था. इफ़ वी टेक द बर्ड्स आई व्यू वी कैन डिटेक्ट three common features among the three states. First, through many of the larger states were established by the erstwhile Mughal nobles. They were highly suspicious of some of the administrative system that they inherited. In the particular, the जागीरदारी system. तो इसमें जागीरदारी सिस्टम को इन्होंने कहीं ना कहीं
तीनों प्रोविंसेस में इसको ये कॉमन था जागीरदारी सिस्टम. एंड सेकंड देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड. लेकिन इनका जो मेथड था टैक्स कलेक्शन का वो अलग अलग था. रादर देन दे रिलाइंग अपॉन the officers of the state, all three regime contracted with the revenue farmer for the collection of revenue. तो जितने जो ये तीन regime थी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया फार्मर्स का फार्मर्स के साथ ताकि वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दे पाए इन्हें. द प्रैक्टिस ऑफ इजारदारी थ्रूली डिसअप्रूव्ड बाय disapproved of by the Mughal spread all over the India in 18th century. Their impact on the countryside differ considerably. The third common feature in all these regional states was their emerging relationship with the rich banker and merchants. तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि रिच मर्चेंट्स के साथ और बैंकर्स के साथ इनके रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छे थे. तो दैट इज़ वाई इस तरह का सिस्टम चला हुआ था कि लोगों को लोन लेना पड़ता था और अगर वो उस लोन को पे करने में अनेबल रहते थे या समर्थ नहीं रहते थे तो उनको अपनी लैंड जो है वो देनी पड़ती थी. These people lent money to revenue farmer, received land as security and collected tax from these land through their own agents. Throughout India, the richest merchant and the bankers were gaining a stack of new political order. तो ये जो है पिक्चर न्यू पिक्चर में आए थे हम कह सकते हैं. जो रिचेस्ट मर्चेंट थे और बैंकर थे उनको भी वो भी पॉलिटिक्स में गेन कर रहे थे अपना इम्पॉर्टेंट रोल. उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की जो है वतन जागीर्स ऑफ राजपूत्स. तो राजपूतों की वतन जागीर क्या थी. मैनी राजपूत किंग्स पर्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू आमेर एंड जोधपुर हैड सर्व्ड अंडर द मुगल विद डिस्टिंक्शन. तो बहुत सारे राजपूत राजा ऐसे थे जो मुगलों के अंडर काम कर रहे थे, हम एक तरह से कह सकते हैं, जो अलग उनको एक पोस्ट में दी हुई थी या अलग उनको राज्य दिया हुआ था. और आमेर और जोधपुर के जो राजा थे वो इसी तरह से उनको वतन जागीर प्रोवाइड की हुई थी. वतन जागीर क्या थी कि वो अपनी ऑटोनॉमी चला सकते हैं अपने राज्य में. दैट मीन्स कि वो अपना रूल जो है अपने राज्य में एज इट इज़ लेकर चल सकते हैं, लेकिन उनका राज्य जो है कहलाएगा मुगल अथॉरिटी के अंडर. इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर. तो जो राजपूत राजा थे आमेर और जोधपुर के, तो उनको उनकी ऑटोनॉमी थी अपनी वतन जागीर पे, यानी जो भी एरिया उनके अंडर था उसमें वो अपना राज चला सकते थे, लेकिन वो मुगलों के अंडर ही थे. इन द 18th century these rulers were now attempt to extend their control over the adjacent region. 18th century में जब उन्हें लगा कि मुगल जो राजा हैं वो वीक हो गए हैं या फिर वो जब जो है अब उनको कंट्रोल करने का उनके पास इतनी पावर नहीं रही है कि वो राजपूत रूलर को कंट्रोल कर पाएँ, तो उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी आसपास के रीजन हैं उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया. किन्होंने, राजपूत राजाओं ने. अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर. तो जोधपुर के उस टाइम रूलर कौन थे, अजीत सिंह, वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फैक्शनल पॉलिटिक्स एंड मुगल कोड. तो ये जो है अजीत सिंह, ये बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं जोधपुर के, और इन्होंने अपने आसपास के एरिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था. काफ़ी सारे छोटी छोटी जो प्रोविंसेस थी वो इन्होंने अपने राज्य में मिला ली. These influential Rajput families claimed the सूबेदारी of the rich provinces of गुजरात and मालवा. तो इनको जो है साथ साथ गुजरात और मालवा की सूबेदारी भी मिल गई थी. इन राजपूत फैमिलीज़ को, जो भी प्रोमिनेंट राजपूत फैमिलीज़ थी, उनको गुजरात और मालवा की सूबेदारी मिल गई थी, यानी वहाँ का जो रेवेन्यू कलेक्शन था और वहाँ की कुछ ड्यूटीज़ जो थी वो इनको असाइन कर दी गई थी. राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात. तो राजा अजीत सिंह को गवर्नर बना दिया गया था गुजरात का, और सवाई राजा जय सिंह को, जो कि आमेर के थे, वो उनको गवर्नर बना दिया गया था मालवा का. दीज ऑफिसेस वर रिन्यूड बाय द एम्परर जहांदर शाह. जहांदर शाह ने इनको गवर्नर्स बनाया था मालवा का और गुजरात का इन 1713. दे ऑल्सो ट्राइड टू
एक्सटेंड देयर टेरिटरीज बाय सीजिंग द पोर्शन ऑफ इम्पीरियल टेरिटरी नेबरिंग देयर वतन्स, और इसीलिए इन्होंने अपने आस पास के जितने भी टेरिटरीज थे उनको सीज करने की कोशिश की. नागौर वाज कॉन्कर्ड एंड अनेक्स्ड टू द हाउस ऑफ जोधपुर. नागौर को किसने कंट्रोल कर लिया था? जोधपुर के राजा ने. एंड आमेर सीज द लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी, और आमेर के जो राजा थे उन्होंने सीज कर लिया था बूंदी एक जगह है वहाँ के बहुत बड़े पोर्शन को. सवाई राजा जयसिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर. तो जयसिंह के नाम पर ही जयपुर पड़ा है. तो सवाई राजा जो जयसिंह थे उन्होंने कंट्रोल किया था जयपुर को. एंड वॉज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722. और सवाई राजा जयसिंह को आगरा की सूबेदारी भी मिल गई थी इन 1722 में. उसके बाद मराठा कैंपेन्स इनटू राजस्थान फ्रॉम 1740s पुट सीवर प्रेशर ऑन दीज प्रिंसिपैलिटी एंड चेक देयर फर्दर एक्सपेंशन. लेकिन उसके बाद 1714 के बाद जो है मराठास ने इन पर क्या कहूँ मैं कि मराठा ने इन्वेजन शुरू कर दिया था राजस्थान की साइड. तो इसीलिए ये अपने राज्य को फर्दर नहीं बढ़ा सके. उसके बाद अगर हम फोर्ट्स की बात करें और बिल्डिंग्स की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत आपको फोर्ट्स और पैलेसेस देखने को मिलेंगे राजस्थान में जो कि बनवाए हुए हैं वहाँ के राजाओं ने. तो ये जंतर मंतर की पिक्चर है और ये जो है एक किले की पिक्चर है जो कि आपको जयपुर में उज्जैन में इस तरह के किले देखने को मिलेंगे. उसके बाद है सीजिंग इंडिपेंडेंस. अब ये तो थी हमने बात की 3 प्रोविंसेस की जो कि ओल्ड मुगल प्रोविंसेस थी. उसके बाद हम आए राजपूत रूलर्स की वतन जागीर की बात की कि किस तरह से वतन जागीर भी इंडिपेंडेंट हो रही थी. उसके बाद कुछ और ग्रुप्स थे जो कि इंडिपेंडेंस चाहते थे और जब मुग़ल अथॉरिटीज़ जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी, जब वो फाइनेंशियली और मिलिट्री जो है वो उतनी नहीं रही मुग़ल एम्परर्स के पास, तो उसके बाद जो है ये ग्रुप्स भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे. तो उनमें सिख भी प्रोमिनेंट रहे हैं. तो आइए पढ़ते हैं सिख्स के बारे में. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिख्स इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th century हेल्प द रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब. तो पंजाब में जो ऑर्गेनाइजेशन थी सिख्स की, सिखों ने अपने आप को इकट्ठा कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया और एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बना लिया 17th century में. और सेवरल बैटल वॉज फॉट बाय गुरु गोबिंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत्स एंड मुग़ल रूलर्स. तो मुग़लों के ख़िलाफ़ और राजपूत रूलर के ख़िलाफ़ जो है गुरु गोबिंद सिंह ने लड़ाइयाँ लड़ी. और क्या हुआ? बोथ बिफोर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा. तो खालसा जो दल है इनका, खालसा जो ग्रुप है वो बनने से पहले और बाद में भी उन्होंने युद्ध लड़े. किसके साथ? मुगल्स के साथ और राजपूत रूलर्स के साथ इन 1699. खालसा की जो फॉर्मेशन है वो बनी थी 1699 में. आफ्टर हिज डेथ इन 1708 द खालसा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी. लेकिन जब गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ हो जाती है 1708 में, उसके बाद जो है खालसा रिवोल्ट कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर. तो बंदा बहादुर की लीडरशिप में ये रिवोल्ट करते हैं. और जो इनिशियली जो लड़ाइयाँ लड़ी थी वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने लड़ी थी और जो कि मुग़लों के साथ और राजपूतों के साथ थी. और उसके बाद आते हैं बंदा बहादुर जिन्होंने आगे फर्दर लीड किया खालसा ग्रुप को. डिक्लेयर दैट द सोवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोबिंद सिंह. और इन्होंने कॉइन्स पे नाम छपवाए गुरु नानक देव जी के और गुरु गोबिंद सिंह के. एंड एस्टेब्लिश देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन सतलुज एंड जमुना. तो इन्होंने भी अपना एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बना लिया. और ये स्टेट कहाँ से कहाँ तक था? सतलुज रिवर से लेकर यमुना रिवर तक. बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716. तो बंदा बहादुर को कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया 1715 में और उनको मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया इन 1716 में बाय द मुग़ल अथॉरिटी. और उसके बाद क्या हुआ? अंडर द नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द 18th century द सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ नंबर ऑफ बैंड्स कॉल्ड जत्था.
उसके बाद काफ़ी सारे अच्छे लीडर्स के साथ, एबल्ड लीडर्स के साथ 18th सेंचुरी में सिखों ने अपने आप को फिर से ऑर्गेनाइज़ किया और अपने आप को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, जिनको जत्थास कहा जाता था उस समय। एंड लेटर ऑन मिस्ल, और उस पहले उसको जत्था बोलते थे और बाद में उसको मिस्ल वो कहलाए, वो जो ग्रुप थे। देयर कंबाइंड फोर्सेस वर ऑल्सो नोन एज ग्रैंड आर्मी या दल खालसा। अगर उनकी जो कंबाइंड आर्मी थी जिसमें बहुत बड़ी संख्या में सोल्जर्स होते थे, उसको बोला जाता था दल खालसा, या फिर हम कह सकते हैं ग्रैंड आर्मी। The entire body used to meet at Amritsar at the time of Baisakhi and Diwali to take collective decisions and known as resolution of Guru and Guru Matas. तो ये क्या होती थी, ये जितने भी जत्थाज हुआ करते थे या मिसल हुआ करते थे, ये अमृतसर में मिलते थे। और अमृतसर में किस ओकेजन पे मिलते थे? बैसाखी पे और दिवाली पे। और ये कलेक्टिवली डिसीजंस लेते थे, और उस गैदरिंग में ये कलेक्टिवली डिसीजन लेते थे कि आगे फर्दर इन्हें क्या करना है। अ सिस्टम कार्ड राखी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो एक और सिस्टम इनके द्वारा चलाया गया जिसको राखी का नाम दिया गया। राखी यानी किसी की रक्षा करना। ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टीवेटर्स, जिसमें ये किसानों को प्रोटेक्शन देते थे ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ 20% टू द प्रोड्यूस। क्योंकि किसानों को टैक्स देना पड़ता था, तो ये किसानों की प्रोटेक्शन करते थे, एक तरह से राखी करते थे। और इन्होंने ये भी एक जो अपना सिस्टम है ये चलाया ताकि उनको जुल्म ना सहने पड़े मुग़लों के। गुरु गोबिंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद अ बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी वॉज टू रूल। तो वो गुरु गोबिंद सिंह जो है वो एक बात पे चलते थे, उनका एक प्रिंसिपल था। वो बताया करते थे दूसरों को कि वो जो है रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, राज करेगा खालसा, उनका ये एक स्लोगन हुआ करता था। देयर वेल निट ऑर्गेनाइजेशन इनेबल्ड देम टू पुट अप सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू द मुगल गवर्नर्स फर्स्ट। तो यही जो इनका वेल ऑर्गेनाइज्ड इनका ये जो मिशन था, ये सक्सेसफुल भी रहा और रेजिस्ट कर गया मुगल गवर्नर्स के खिलाफ फर्स्ट। एंड देन अहमद शाह अब्दाली हु हैड सीज द रिच प्रोविंस टू पंजाब एंड द सरकार ऑफ सरहिंद फ्रॉम द मुगल्स। तो हुआ क्या कि अहमद शाह अब्दाली को छोड़ना पड़ा। जब इन्होंने युद्ध किया अहमद शाह अब्दाली के साथ, तो वो उस युद्ध में हार गया और फाइनली इन्होंने अपनी रिच प्रोविंसेस को अलग से बना लिया और सरकार ऑफ सरहिंद आ गई। And the Khalsa declared that sovereign rule by the striking their own coin again in 1765। तो इन्होंने अपने दोबारा से सिक्के निकाले 1765 में। Significantly, this coin bore the same inscription as one of the order issued by Khalsa in the time of बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर ने अपने टाइम में जो ऑर्डर्स दिए थे ये इंस्क्राइब्ड करवाए इन्होंने इन सिक्कों पे। उसके बाद है द सिख टेरिटरी इन द लेट 18th सेंचुरी एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंडस टू जमुना, बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स। तो जमुना से लेकर इंडस रिवर तक फैली हुई थी ये, लेकिन उसके बाद में कुछ और रूलर्स आ गए बीच में जिन्होंने इसको डिवाइड कर दिया इस टेरिटरी को। वन ऑफ देम महाराजा रणजीत सिंह रीयूनाइटेड दीज ग्रुप्स। तो महाराजा रणजीत सिंह आए फिर एक बार और इन्होंने रीयूनाइट किया दोबारा से इन सब ग्रुप्स को एंड एस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट लाहौर इन 1709। और उन्होंने फाइनली अपनी जो कैपिटल है वो एस्टेब्लिश की लाहौर में 1799 में। तो ये तो थे 6। और नेक्स्ट पार्ट में हम रीड करेंगे मराठास के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे जाट्स के बारे में कि कौन थे जाट्स एंड कौन से मराठास। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने अच्छे से रीड